सबसे पहले हम कार्डियक अरिथमिया का मतलब समझ लेते हैं। कार्डियक अरिथमिया एक टाइप का हार्ट डिजीज होता है। जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारा हार्ट पंप करता है और इसी के वजह से हमारे पूरे के पूरे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट होना चालू हो जाता है। हमारा हार्ट पंप करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के मदद से। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे हार्ट के अंदर 3 लोग मिलकर जनरेट करते हैं। पहला है साइनो एट्रियल नोड, दूसरा है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एंड तीसरा है बंडल ऑफ हिस एंड पुर्किंजे फाइबर्स। ये तीनों के तीनों चीज हमारे हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करते हैं और अच्छे तरीके से मैनेज करने का काम करते हैं। लेकिन अगर इन तीनों में से किसी भी चीज में खराबी आ जाता है तो इसी खराबी की वजह से हमारे हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अच्छे तरीके से जनरेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारा हार्ट बीट जो है वो एकदम ज्यादा एबनॉर्मल हो जाता है और इरेगुलर हो जाता है। जब हमारा हार्ट बीट एकदम ज्यादा इरेगुलर हो जाएगा या फिर जब हमारा हार्ट बीट एकदम ज्यादा एबनॉर्मल हो जाता है, उसी कंडीशन को, उसी डिजीज को हम कार्डियक अरिथमिया बोलते हैं। यानी कि कार्डियक अरिथमिया का सिंपल मतलब होता है इरेगुलर या फिर एबनॉर्मल हार्ट बीट। अब हमारा हार्ट बीट कार्डियक अरिथमिया के अंदर या तो एकदम फास्ट होने लगता है या तो एकदम स्लो होने लगता है। एकदम रेगुलर नहीं होता, एकदम तरीके से इरेगुलर हो जाता है। सो ये तो था कार्डियक अरिथमिया का मतलब, कोप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम डेफिनेशन ऑफ एंटी अरिथमिक ड्रग्स के बारे में समझ लेते हैं। The drugs which are used in the treatment of cardiac arrhythmia are called as anti-arrhythmic drugs। ऐसे ड्रग्स जिनका इस्तेमाल कार्डियक अरिथमिया को ठीक करने के लिए किया जाता है, ऐसे ही ड्रग्स को हम एंटी अरिथमिक ड्रग्स बोलते हैं। सो ये तो था इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ एंटी अरिथमिक ड्रग्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अरिथमिक ड्रग्स के बारे में समझ लेते हैं। अगर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, सो एंटी अरिथमिक ड्रग्स टोटल 5 मेन पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। पहला है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, दूसरा है बीटा ब्लॉकर्स, तीसरा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, इसके बाद आते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स और लास्ट है अदर एंटी अरिथमिक एजेंट्स। अगर हम बात करें सोडियम चैनल ब्लॉकर्स की, सो इसके एग्जाम्पल है क्विनिडिन, प्रोकेनामाइड, डाइसोपायरामाइड, लिडोकेन एंड प्रोपाफेनन। अगर हम बात करें बीटा ब्लॉकर्स की, तो इसके एग्जाम्पल है प्रोप्रेनोलॉल एंड इस्मोलॉल। अगर हम बात करें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की, तो इसके एग्जाम्पल है वेरापामिल एंड डिल्टियाजेम। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स के एग्जाम्पल होते हैं अम्यूडेरोन। अगर हम बात करें अदर एंटी अरिथमिक एजेंट्स की, तो इसके एग्जाम्पल है एडिनोसिन एंड डिगॉक्सिन। सो ये तो था क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अरिथमिक ड्रग्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एंटी अरिथमिक ड्रग्स के बारे में समझ लेते हैं। यानी कि एंटी अरिथमिक ड्रग्स हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से अपना एक्शन दिखाते हैं, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस को देख लेते हैं। अरिथमिया हैपेंस व्हेन देयर इज एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द हार्ट। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स लाइक क्विनिडिन एंड प्रोकेनामाइड ब्लॉक सोडियम आयन एंट्री which slow down the abnormal electrical impulse and due to this our heart beats properly। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि हमारे हार्ट के अंदर जैसे ही एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होने लगते हैं, उसी की वजह से अरिथमिया डिजीज प्रोड्यूस हो जाता है। सोडियम चैनल ब्लॉकर जैसे कि क्विनिडिन एंड प्रोकेनामाइड हमारे हार्ट के अंदर सोडियम आयन के एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं और इसी के वजह से हमारे हार्ट के अंदर जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं, वो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाते हैं और इसी के वजह से हमारा जो हार्ट बीट है वो एकदम प्रॉपरली हो जाता है। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स लाइक प्रोप्रेनोलॉल एंड इस्मोलॉल ब्लॉक बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। बाय दिस द इफेक्ट ऑफ एड्रीनालिन इज रिड्यूस। दिस हेल्प्स टू स्लो डाउन द हार्ट रेट एंड हार्ट बीट बिकम नॉर्मल। बीटा ब्लॉकर जैसे कि प्रोप्रेनोलॉल एंड इस्मोलॉल हमारे हार्ट के अंदर बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। जैसे ही बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं, वैसे ही हमारे हार्ट के ऊपर एड्रेनालिन का इफेक्ट एकदम रिड्यूस हो जाता है। एड्रेनालिन इफेक्ट के रिड्यूस होने की वजह से हमारा हार्ट रेट स्लो हो जाता है और हमारा हार्ट बीट एकदम प्रॉपर तरीके से होने लगता है। नेक्स्ट है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स लाइक अम्योडेरॉन ब्लॉक द पोटेशियम चैनल इन द हार्ट, prolonging the duration of action potential। This helps to stabilize the heartbeat। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर जैसे कि अम्योडेरॉन हमारे हार्ट के अंदर पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देता है और ब्लॉक होने की वजह से हमारे हार्ट का जो एक्शन पोटेंशियल है वो प्रोलॉन्ग होना, वो बड़ा होना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट बीट एकदम स्टेबलाइज हो जाता है और हमारा हार्ट बीट एकदम नॉर्मल तरीके से होने लगता है। नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लाइक वेरापामिन एंड लिल्टियाजेम ब्लॉक कैल्शियम चैनल इन दी हार्ट, रिड्यूसिंग हार्ट रेट एंड स्टेबलाइजिंग दी हार्ट बीट। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे कि वेरापामिल एंड डिल्टियाजेम हमारे हार्ट के अंदर कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देता है। जैसे ही हमारे हार्ट के अंदर कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाता है,
वैसे ही हमारा हार्ट रेट रिड्यूस होना चालू हो जाता है और हार्ट रेट रिड्यूस होने के वजह से हमारा हार्ट बीट एकदम स्टेबलाइज हो जाता है और हार्ट बीट एकदम नॉर्मल तरीके से होने लगता है। सो ये तो था फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एंटी अरिथमिक ड्रग्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम डोजेस ऑफ एंटी अरिथमिक ड्रग्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि एंटी अरिथमिक ड्रग्स का नॉर्मल डोज कितना है एंड डॉक्टर्स इसको कितने अमाउंट में प्रिस्क्राइब करते हैं उसके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहला है क्विनिडिन। क्विनिडिन का नॉर्मल डोज होता है 200 मिलीग्राम से लेकर 400 मिलीग्राम और इसको हर 6 घंटे में एक बार ओरल रूट के जरिए लिया जाता है। नेक्स्ट है प्रोकेनामाइड। प्रोकेनामाइड का नॉर्मल डोज होता है 3 ग्राम से लेकर 6 ग्राम और इसको दिन में कई बार ओरल रूट के जरिए डिवाइड करके लिया जाता है। नेक्स्ट है अम्योडेरॉन। अम्योडेरॉन का नॉर्मल डोज होता है 400 मिलीग्राम से लेकर 600 मिलीग्राम, जिसको ओरल रूट के जरिए दिन में एक बार लिया जाता है। लास्ट है प्रोप्रेनोलॉल। प्रोप्रेनोलॉल का नॉर्मल डोज होता है 10 मिलीग्राम से लेकर 40 मिलीग्राम और इसको दिन में 3 बार ओरल रूट के जरिए लिया जाता है। सो ये तो था डोजेस ऑफ एंटी अरिथमिक ड्रग्स। वो आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम इंडिकेशंस ऑफ एंटी अरिथमिक ड्रग्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि एंटी अरिथमिक ड्रग्स का यूजेस क्या क्या है एंड इसको कौन कौन से डिजीज एंड कंडीशन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। क्विनिडिन, प्रोकेनामाइड एंड अदर ड्रग्स आर यूज्ड एज एंटी अरिथमिक ड्रग्स। जैसा कि अभी हमने क्लासिफिकेशन में देखा था कि क्विनिडिन, प्रोकेनामाइड और इसके साथ कई सारे ऐसे ड्रग्स हैं जिनका इस्तेमाल एंटी अरिथमिक ड्रग्स की तरह किया जाता है। अम्योडेरॉन एंड लिडोकेन आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। अम्योडेरॉन एंड लिडोकेन का इस्तेमाल वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया को ठीक करने के लिए किया जाता है। एडिनोसिन एंड वेरापामिल आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया को ठीक करने के लिए एडिनोसिन एंड वेरापामिल का यूज किया जाता है। क्विनिडिन इज ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन। क्विनिडिन का इस्तेमाल आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन डिजीज को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। प्रोकेनामाइड एंड क्विनिडिन आर ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ आर्ट्रियल फ्लटर। आर्ट्रियल फ्लटर डिजीज को ठीक करने के लिए प्रोकेनामाइड एज वेल एज क्विनिडिन का इस्तेमाल किया जाता है। Quinidine and procainamide are also used in the treatment of ventricular fibrillation. Ventricular fibrillation को ठीक करने के लिए क्विनिडिन एंड प्रोकेनामाइड का यूज किया जाता है। क्विनिडिन एंड प्रोकेनामाइड आर ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर फ्लटर। क्विनिडिन एंड प्रोकेनामाइड का इस्तेमाल वेंट्रिकुलर फ्लटर डिजीज को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। सो ये तो था इंडिकेशंस या फिर यूजेस ऑफ एंटी अरिथमिक ड्रग्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ एंटी अरिथमिक ड्रग्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे डिजीज होते हैं, कौन कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं जिस दौरान एंटी अरिथमिक ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एंटी अरिथमिक ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। सबसे पहला है एलर्जिक रिएक्शन और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टुवर्ड ड्रग्स। अगर किसी पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन या फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है एंटी अरिथमिक ड्रग से, सो ऐसे कंडीशन में कभी भी एंटी अरिथमिक ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है हार्ट फेलियर। अगर किसी पेशेंट को हार्ट फेलियर डिजीज है तो ऐसे कंडीशन में भी एंटी अरिथमिक ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है ब्रोंकोस्पाज्म। अगर किसी पेशेंट को ब्रोंकोस्पाज्म डिजीज है तो ऐसे कंडीशन में भी एंटी अरिथमिक ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अगर किसी पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है तो ऐसे डिजीज में भी एंटी अरिथमिक ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है सीवियर हिपैटिक डिसऑर्डर। अगर किसी पेशेंट को हिपैटिक डिसऑर्डर है या फिर अगर किसी पेशेंट को लीवर डिजीज है तो ऐसे कंडीशन में भी एंटी अरिथमिक ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लास्ट है अस्थमा। अगर किसी पेशेंट को अस्थमा है तो ऐसे कंडीशन में भी एंटी अरिथमिक ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे कंडीशन में एंटी अरिथमिक ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। सो ये तो था कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ एंटी अरिथमिक ड्रग्स। वो आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर एंटी अरिथमिक ड्रग्स चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म होता है। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।